इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द स्टेट ऑफ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है किसी भी कमोडिटी का या वस्तुओं का, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू कर देता है, तब ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। It is a situation when general price level in the economy increases substantially over a period of time। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है वो सब्सटेंशियली, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में सब्सटेंशियली वो प्राइसेस बढ़ते ही रहते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल फॉर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ओवर टाइम। तो ऐसे में क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है भाई जब जनरल प्राइस लेवल है कमोडिटीज का या गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ता जा रहा है, मतलब वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो चीजों को, जो सामान को खरीदने की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर, वो कम होती चली जाती है। तो इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन पिछले साल तक अगर 10,000 रुपए की कोई 10 वस्तुएं खरीद सकता था किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के वो 10 फोन्स खरीद सकता था, लेकिन अब जब इन्फ्लेशन के कारण उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, अब फोन की कॉस्ट 1,100 रुपए हो चुकी है, तो वो उतनी ही कमोडिटीज, उतनी ही वस्तुएं वो उन रुपयों में अब नहीं खरीद पाएगा। तो इन्फ्लेशन के कारण लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती चली जाती है। सैमुअलसन के अकॉर्डिंग बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस। सैमुअलसन कहते हैं कि इन्फ्लेशन से हम कह सकते हैं कि जब एक ऐसा टाइम जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर जो प्राइसेस हैं वो सब्सटेंशियली बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन के कौन कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहली आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वो वाली कंडीशन जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, एक तरीके से डिमांड इन्फ्लेशन को पुल कर रहा है। According to this theory, inflation refers to a situation in which aggregate demand at the existing price level far exceeds aggregate supply of goods and services. Such an inflation arises due to excessive demand. ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मतलब सामूहिक डिमांड, मतलब सभी लोगों की कलेक्टिव डिमांड जो बढ़ती जा रही है, aggregate demand at the existing price level far exceed aggregate supply of goods and services। मतलब जो प्राइसेस हैं वो सेम है, पहले भी किसी कमोडिटी के प्राइसेस 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए है, लेकिन उस टाइम पर भी सप्लाई होती थी उसकी 100 कमोडिटीज, आज भी उसकी 100 कमोडिटीज सप्लाई हो रही हैं। पहले उसकी जो डिमांड थी वो आती थी 100 कमोडिटीज के लिए, लेकिन अब उसकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आ रही है 120 कमोडिटीज के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जब डिमांड बढ़ी तो डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल किया, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Before full employment, when aggregate demand increases, there is increase in the output also। देखो अभी फुल एम्प्लॉयमेंट से इसका मतलब क्या है, मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस में जितने भी फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि इसके जो 4M है उनको अभी पूरी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं हुए हैं, जिनमें हमारा आता है मनी, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। अभी इन चारों को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो जब इनका फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है तो हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं इनको हम और यूटिलाइज करके। बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इवोक एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अब उनका फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, हम अपने बिजनेस में जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते थे हमने उतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया है, अब इससे ज्यादा यूनिट्स हमारी बिजनेस में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, तो इससे ज्यादा हमारे बिजनेस में अब सप्लाई भी नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो डिमांड है ये इन्फ्लेशन को पुल कर रही है, हैंस प्राइस लेवल बिगिंस टू राइज। इससे क्या होगा, इससे प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, भाई डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन उस चीज की इतनी सप्लाई है नहीं, तो इससे क्या होता है, इससे प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। Thus, in case of demand pull inflation, increase in aggregate demand is followed by increase in employment. However, increase in aggregate supply is less than aggregate demand and this imbalance causes price to rise. तो ऐसे में क्या होता है, जो aggregate supply है वो less than होती है aggregate demand से, और इसकी वजह से inflation बढ़ता चला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेस क्या क्या है, मतलब इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ मनी लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल। क्वांटिटी ऑफ मनी इज आइडेंटिफाइड एज द सोल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास जो मनी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो वस्तुओं की डिमांड भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से वस्तु की जब डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी है नहीं, तो इसकी वजह से
इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। केन्जियन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केन्स, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई द प्राइसेस बिगिन टू राइज। केन्स कहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। केन्स कहते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों का जोड़ होता है। मतलब लोग किसी भी वस्तु को कंज्यूम करने के लिए कितना एक्सपेंड कर रहे हैं और किसी भी वस्तु में वो इन्वेस्ट कितने एक्सपेंडिचर तक कर रहे हैं। Hence, when consumption expenditure, investment expenditure both increases, there is tendency for the prices to rise. तो जब consumption expenditure, investment expenditure दोनों बढ़ते हैं तो prices जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। Modern quantity theory of money क्या कहती है? This theory was propounded by Milton Friedman. According to this theory, the main cause of demand pull inflation is the excessive increase in the supply of money compared to its demand. मतलब मनी की जो डिमांड किससे ज्यादा उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। लोगों के पास जब ज्यादा मात्रा में पैसा आ रहा है तभी वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो डिमांड है वो इन्फ्लेशन को अपनी तरफ पुल कर रही है। इसमें एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। पहली थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड जब बढ़ रही है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, कि किसी भी वस्तु की जब कॉस्ट बढ़ती है तब इन्फ्लेशन किस प्रकार से बढ़ेगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी इज अ न्यू थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। एज अ थ्योरी इट वाज प्रोपाउंडेड ड्यू टू सम पेक्यूलियर सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर 1960 इन अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी पेक्यूलियर सिचुएशन हुई थी जिसके बाद से जो ये थ्योरी है इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया था। क्या हुआ था? इन सच कंट्रीज ऑन द वन हैंड प्राइसेस वर राइजिंग। ये जो कंट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें जो प्राइसेस थे, एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे और दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन था वो कम होता चला जा रहा था। Hence the economist concluded that inflation is also possible in a situation where aggregate demand is falling but cost of production is rising. देखो क्या हो रहा है, जो एक तरफ तो जो वस्तुओं की जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, एक जो बिजनेस है वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा एक वस्तु की 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अब वो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अब वो ज्यादा से ज्यादा 90 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन वो अपने जो प्राइसेस हैं, जो वस्तुओं की जो प्राइसेस है उनको भी बढ़ाती जा रही है। अब डिमांड नहीं बढ़ रहे हैं, अब सप्लाई ही कम हो गई। जब सप्लाई कम हुई तो उन्होंने बिजनेस ने क्या किया, जो जितनी भी यूनिट्स रह गई थी उनके उन्होंने प्राइसेस ही बढ़ा दिए। तो जब प्राइसेस बढ़े तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो भी बढ़ती चली गई। इन्फ्लेशन दैट इज कॉस्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट इज देयर कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार की जो इन्फ्लेशन होती है, जो कॉस्ट की वजह से इंक्रीज होती है, इसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दिस सिचुएशन देयर इज राइज इन प्राइसेस ऑन द वन हैंड एंड फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर। इस सिचुएशन में एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होता जा रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, लेकिन जो बिजनेस है वो प्राइसेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज या इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेजेस और बेस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब होता है? रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इंक्रीज इन वेजेस लीड टू हायर कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। इसका मतलब होता है कि जो बेस मतलब जो लेबर है ना, वो ये चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिले, उसकी जो मजदूरी हो वो इंक्रीज हो जाए। अब जब वेजेस इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, विच इन टर्न रेजेस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। दिस इज द टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वेयर वेजेस एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुशेस द ओवरऑल प्राइस लेवल अपवार्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस लेवल भी बढ़ता चला गया, क्योंकि जो मजदूर जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में या बिजनेस में, उन्होंने डिमांड की कि उन्हें बढ़ा दिया जाए। तो इसकी वजह से जब बिजनेस ने उनकी वेजेस को बढ़ाया तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी बढ़ गया, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या हुआ, मतलब जो बिजनेस यूनिट्स थी उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर दी। पहले वो किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचते थे, लेकिन अब उन्हें चाहिए था कि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए अब वो उस वस्तु को 110 रुपए में बेचने लगे। तो इसकी वजह से जब उस वस्तु की कॉस्ट बढ़ी तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला गया। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स। किसी भी वस्तु के जो की इनपुट्स है, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो इन सिचुएशंस में क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है एक प्रोडक्ट की, और जो कॉस्ट है उसको बढ़ने की वजह से वो इन्फ्लेशन को अपनी तरफ पुल कर रही है। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल
Imagine you go to a grocery store and purchase a basket of items such as fruits, vegetables, and household products. Last year, this basket cost 1000 rupees. However, due to inflation, this year the same basket of item cost 1100 rupees. The price has increased by 10%, which means there's inflation. इमेजिन कीजिए कि आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहां से एक कुछ आइटम्स खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। पहले इस बास्केट की कॉस्ट पड़ती थी आपको 1000 रुपए, लेकिन अगले साल जब आप गए तो उसी बास्केट की उन्हीं सेम यूनिट्स की कॉस्ट आपको पड़ रही है 1100 रुपए। तो इस टाइम पे क्या हुआ है, जो इन्फ्लेशन है वो 10% की रेट से वो बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? दिस राइज इन प्राइसेस कुड बी ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स। इसका कारण हो सकता है कि लोगों ने उन वस्तुओं की जो डिमांड है उसको ज्यादा करना शुरू कर दिया हो, या फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ गई हो। तो इसकी वजह से जो प्राइसेस और वेजेस बढ़े होंगे तो उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई हो, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? योर 1000 रुपीज फ्रॉम लास्ट ईयर नाउ बाइज फ्योर आइटम्स बिकॉज ऑफ द प्राइसेस इंक्रीजेस। आप ने उस टाइम पर 1000 रुपए में जितना सामान खरीदा था, आप इस ईयर 1000 रुपए में उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हो। तो इसका अफेक्ट पड़ता है एक परचेजिंग पावर के ऊपर। लोगों की जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम होती चली जाती है जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है। दिस इज सिंपल एवरीडे एग्जांपल ऑफ हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि टाइप्स या काइंड्स, मतलब इन्फ्लेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल की डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनका। इसमें सबसे पहले आता है ओपन इन्फ्लेशन। It refers to a situation in which no steps are taken to control rising prices. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इन दिस सिचुएशन प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। किसी भी वस्तु की अगर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी लेकिन उसकी सप्लाई उतनी हो नहीं रही, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे लेकिन गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। Under open inflation, goods are distributed through price mechanism. It means those people who have large amount to spend buy more goods. तो इसमें जो गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं उन चीजों को खरीद पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है। अब नेक्स्ट आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच राइजिंग प्राइसेस आर चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, प्राइसेस को चेक करती रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाते हैं जब कभी भी जो प्राइसेस है वो बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल राशनिंग की जाएगी, प्राइस कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये राशनिंग या प्राइस कंट्रोल क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देगी लोगों के ऊपर कि वो उतनी ही क्वांटिटी में सामान को खरीद सकते हैं ताकि सभी लोगों को इक्वल क्वांटिटी में सामान मिल जाए। मतलब गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि एक व्यक्ति इतनी ही यूनिट्स इस वस्तु की परचेज कर सकता है, उससे ज्यादा वो परचेज नहीं कर सकता। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल कर देगी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है, इस कमोडिटी को इतने ही प्राइस में मतलब 50 रुपए में ही केवल सेल किया जा सकता है, इससे ज्यादा अमाउंट में से सेल नहीं किया जा सकता। Thus, prices are checked from rising in the present by the government, but as the controls are lifted in the future, prices begin to rise rapidly. लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, प्राइसेस चेक किए गवर्नमेंट ने आज, लेकिन गवर्नमेंट को इन सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। जितना उसमें टाइम लगेगा उतने ही टाइम में जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे और इन्फ्लेशन होता चला जाएगा। नेक्स्ट अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वॉर टाइम इन्फ्लेशन। इन ऑर्डर टू मीट वॉर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी। वॉर टाइम में क्या हो रहा है, मतलब एक कंट्री है उसमें वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, मतलब युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, इन ऑर्डर टू मीट वॉर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट मनी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रिंट होंगे या ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट लोगों को उनके जो अमाउंट है उनको रीपे कर रही है, उनके लोन को रीपे कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आए। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज बॉट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन उसको परचेज कर लेती है ताकि वॉर के दौरान कभी भी कोई भी क्राइसिस सिचुएशन बनती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें खाने की कमी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट एक लार्ज प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन को खरीद लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के लिए बहुत ही कम अमाउंट में जो प्रोडक्शन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम अमाउंट में रह जाता है, जिससे वस्तुओं के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्राइस बिगिन टू शूट अप, दस इन्फ्लेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर इज कॉल्ड वॉर टाइम इन्फ्लेशन। तो ऐसे इन्फ्लेशन को वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर आता है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन।
टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट इवन आफ्टर द वॉर मेनली ड्यू टू टू रीजंस। देखो अब वॉर हो गया, वॉर के टाइम पर तो इन्फ्लेशन हो ही रहा था, लेकिन अब वॉर खत्म हो चुका है, वॉर के टाइम के खत्म होने के बाद भी इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये मेनली दो रीजंस के कारण होता है। फर्स्टली गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड लार्ज अमाउंट्स ऑन द रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। जब वॉर होता है तो उसके दौरान एक कंट्री की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, लाइक ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, शिप्स, मशीन्स एक्सेट्रा। तो जब वॉर खत्म हो चुका है तो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है इनको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए। सेकेंडली टैक्सेस लेविड ड्यूरिंग वार आर एबोलिश्ड एंड लोन्स टेकन फ्रॉम द पब्लिक आर रीपेड। अब गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो उसको रीपे करती है गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से क्या होता है, मनी की सप्लाई और ज्यादा हो जाती है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा पहुंच जाता है। consequently money supply with the public increases but production of goods and services does not increase in the same proportion। लेकिन उसी सेम प्रोपोर्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो उतना ही था जितना कि पहले था, वो उतना ही है जितना कि पहले था। दस प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर द वॉर। तो ऐसे सिचुएशन में वॉर के बाद भी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। नेक्स्ट है पीस टाइम इन्फ्लेशन। मतलब ये सिचुएशन जब शांति की सिचुएशन है, कोई वॉर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड लार्ज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में लार्ज रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने देश को डेवलप कर सके। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज गवर्नमेंट हैज टू रिसोर्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग से ही गुजरना पड़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में इस डेफिसिट को फाइनेंस कराने के लिए गवर्नमेंट मनी ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर देती है। या तो वो पब्लिक से मनी लेना शुरू करेगी, मनी मतलब बोरो करना शुरू करेगी, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा नोट्स को प्रिंट कराएगी ताकि गवर्नमेंट अपने इस डेफिसिट को फाइनेंस करा सके। इट लीड्स टू राइज इन प्राइसेस विच इज पॉपुलरली नोन एज पीस टाइम इन्फ्लेशन। तो ऐसे में क्या होगा, मनी की जो सप्लाई है वो फिर से मार्केट में बढ़ चुकी है, तो ऐसे में फिर से पीस टाइम में भी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लासिफिकेशन अब हम करेंगे इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पर। सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इट रेफर्स टू दैट इन्फ्लेशन वेयर इन प्राइसेस राइज वेरी स्लोली। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। सच एन इन्फ्लेशन इज नॉट डिट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी। इस जो मतलब इतनी धीमी गति से ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा फर्क इकोनॉमी पर दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी बट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल टू सम एक्सटेंट। ये कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही साथ जरूरी भी है। Some economists are of view that 2% rise in prices can be called creeping inflation. They regard it appropriate and desirable in the interest of national development. National development के लिए creeping inflation ठीक है। Next आता है walking inflation. When price rise become intense and quantum of inflation gains momentum, it is called walking inflation. जब वस्तुओं के जो प्राइस हैं वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं, प्राइसेस मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ी और तेज हो चुके हैं और वो तेज गति से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। व्हेन ओवर अ डेकेड प्राइसेस राइजेस बिटवीन 30 एंड 40%, इट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब कि ये कह रहा है कि 10 सालों के बाद अगर जो प्राइसेस हैं, वस्तुओं के जो प्राइसेस है, अगर वो 30 या 40% से बढ़ गए हैं तो इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। मतलब 10 साल पहले एक वस्तु की प्राइस अगर 100 रुपए थी और आज के डेट में वो 140 रुपए के हो चुके हैं, तो इसको बोला जाएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। जब बहुत ही छोटे वक्त में, मतलब बहुत ही कम वक्त में प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको बोला जाता है रनिंग इन्फ्लेशन। इन दिस केस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन 80 एंड 100% ओवर अ डेकेड। इसमें क्या होगा, इसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 80 या 100% से बढ़ेगी ओवर अ डेकेड। मतलब 10 साल पहले एक वस्तु के प्राइसेस अगर 100 रुपए थे तो आज के टाइम पर उस वस्तु के प्राइसेस होंगे 200 रुपए। सच एन इन्फ्लेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन मिडिल एंड पुअर क्लासेस। तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है मिडिल और पुअर क्लासेस के ऊपर। इट डिस्करेजेस सेविंग, सच अ सिचुएशन वारंट स्ट्रिंगेंट मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। इससे लोगों की जो सेविंग्स है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेव नहीं कर पाते। नेक्स्ट आती है हाइपर इन्फ्लेशन। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ते चले जा रहे हैं।
It puts the entire economy out of gear. It was this kind of inflation that was witnessed in Germany after 1932 and which made the people lose all confidence in German currency. ये सिचुएशन आई थी जर्मनी में आफ्टर 1932 के बाद. उसमें क्या हुआ था, प्राइसेस थे जो कमोडिटीज के, जो वस्तुओं के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही तेजी गति से बढ़ने शुरू हो गए थे. मतलब एक लोफ ऑफ जो ब्रेड था जो जर्मनी में, वो जो जर्मन करेंसी थी उसमें अगर वो 250 में मिल रहा था, तो वो मतलब जनवरी में एक लोफ ऑफ ब्रेड अगर जर्मन करेंसी में 250 में मिल रहा था, तो नवंबर में उसकी कॉस्ट हो चुकी थी 200 मिलियन. इतनी तेज गति से इन्फ्लेशन हुआ था. एट वन टाइम प्राइसेस रोज 1 मिलियन टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन जर्मनी. मतलब एक टाइम पर अगर जो प्राइस है वो 1 रुपए है, तो मतलब कुछ ही समय में उसके प्राइस हो जाएंगे 10 लाख रुपए. दिस रिजल्टेड इनटू अटर कंफ्यूजन इन द इकोनॉमी. इट कंप्लीटली वाइप्ड अवे फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स एंड पुअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. इसका सबसे ज्यादा असर पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी पर पड़ा था. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. सेक्टरल स्पोरेडिक इन्फ्लेशन. ये कैसी इन्फ्लेशन होती है? व्हेन इन्फ्लेशन अफेक्ट्स ओनली अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और कवर्स ओनली 1 और 2 गुड्स. मतलब ऐसी सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की जिसका पार्ट पूरी कंट्री पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि कुछ ही सेक्टर्स पर पड़ रहा है या फिर कुछ ही गुड्स पर पड़ रहा है, सभी गुड्स पर नहीं. तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सेक्टरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन. फॉर एग्जांपल, वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पल्सेस, दालों के या फिर पेट्रोल के. नेक्स्ट आती है कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन केवल एक गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री या कुछ ही गुड्स पर नहीं, बल्कि सभी गुड्स पर और सभी कंट्री के सभी हिस्सों पर पड़ रहा है, तो ऐसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को बोला जाता है कंप्रहेंसिव. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस. वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है जहां पर जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उनकी जो वेजेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिए जाए. जब वेजेस बढ़ते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ेंगे. तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. फिर है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एटसेट्रा, बिग कंपनीज वेर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ देयर कमोडिटीज एट अ गिवन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट. दिस एक्ट इज कॉल्ड मार्कअप. जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका, वो क्या करते हैं, जब भी वो वस्तुओं का जो प्राइस है उसको सेट करती हैं, तो वो अपना कुछ फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड प्रॉफिट वो अपना रखेंगी कि हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का इतना ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु की अगर कॉस्ट 100 रुपए है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट 25% रहना ही चाहिए, अगर वस्तु का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना भी आए. वस्तु का प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आ रही है 100 रुपए, तो कंपनी उसकी जो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो रख देगी 125 रुपए. तो जो प्रॉफिट है, अगर वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगी, तो उससे सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा. दीज कंपनीज कीप द मार्केट मार्कअप क्वाइट हाई. Consequently, prices of the commodities rise very high and inflation takes place. Such an inflation is called markup inflation. नेक्स्ट है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. सच एन इन्फ्लेशन इज द आउटकम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट. जब कभी भी गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो चुके हैं, रेवेन्यू कम है, तो ऐसे में उस डेफिसिट को फाइनेंस कराने के लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा नोट्स को प्रिंट करा लिया है. तो इट टेक्स प्लेस टू ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द वेक ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. जब मनी सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुकी है विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऐसे में उस डेफिसिट को इंड्यूस करने के लिए भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. नेक्स्ट सिचुएशन आती है स्टैगफ्लेशन की. स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन द पोस्ट 1970s a new kind of situation arose in the developed countries of the world. These countries on the one hand witnessed fall in production. ऐसे में जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास काम है नहीं, लोग बेरोजगार हैं, प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन है वो बढ़ नहीं रही है, वो रुक चुकी है. देयर वॉज शार्प राइज इन प्राइसेस. तो ऐसे में क्या होगा, प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं. स्टैगफ्लेशन कैरेक्टराइज अ सिचुएशन इन विच ऑन द वन हैंड प्राइसेस राइजेस बट ऑन द अदर हैंड देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये होती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेस क्या है इस इन्फ्लेशन के, इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन का, और इस इन्फ्लेशन को किस प्रकार से मीजर्स, मतलब इस इन्फ्लेशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है. मॉनेटरी मीजर्स क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल मीजर्स क्या है और अदर मीजर्स क्या है.